नया कश्मीर, मोदी शाह ने बदली तस्वीर। जम्मू कश्मीर पर आज बहुत बड़ा फैसला आया है जिसने जम्मू कश्मीर का इतिहास बदल दिया। वैसे तो इतिहास 5 अगस्त 2019 को ही बदल दिया गया था, जब अलगाववाद, आतंकवाद को पोषित करने वाला आर्टिकल 370 खत्म कर दिया गया था। लेकिन कुछ अलगाववादियों के समर्थकों को उम्मीद थी कि शायद सुप्रीम कोर्ट में वो इसे चुनौती देकर बदलवा सकते हैं। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने पक्की मोहर लगाकर क्लियर कट संदेश दे दिया कि 370 पर सरकार की नीयत बिल्कुल साफ है। यह निर्णय संविधान के मुताबिक सही है। आर्टिकल 370 अस्थायी था। क्या हुआ कोर्ट में, आज ये भी आपको बताऊंगी। लेकिन सबसे पहले बात जम्मू और कश्मीर से और शब्द जुड़ने और हटने की करते हैं। पहले आप ये पढ़ते थे जम्मू और कश्मीर, अब आप देखेंगे जहां भी लिखा मिलेगा जम्मू कश्मीर, क्योंकि अब और खत्म, अब दोनों एक ही हैं। दरअसल इसकी कहानी है जो आपको जरूर सुननी चाहिए। आप जब जम्मू कश्मीर को लेकर अपने मन में विचार लाते हैं, कुछ सोचते हैं, तो ये सोचते होंगे कि बर्फीली वादियां होंगी, पहाड़ी इलाका होगा। दरअसल सारा जम्मू कश्मीर ऐसा नहीं है। जम्मू एक गर्म प्रदेश है, कश्मीर एक ठंडा बर्फीला प्रदेश। कल्चर अलग अलग है, पहनावा वो भी अलग अलग है। जम्मू की भाषा अलग है, कश्मीर की भाषा अलग है। जम्मू में डोगरी और कश्मीर में कश्मीरी बोली जाती है, यानी कि दोनों में ही जमीन आसमान का अंतर। जैसा कि भारत में नॉर्थ इंडिया और दक्षिण भारत में अंतर है, कुछ वैसा ही जम्मू और कश्मीर में भी था। ये दोनों अलग अलग रियासत थी। जम्मू के महाराजा गुलाब सिंह थे और कश्मीर के रंजीत सिंह। महाराजा गुलाब सिंह ने रंजीत सिंह से कश्मीर को खरीदकर अपनी रियासत बना लिया था। जैसे कि भारत की सभी रियासतें अलग अलग हैं, वैसे ही जम्मू और कश्मीर दो अलग अलग रियासतें थीं, जिन्हें एक साथ लाकर जम्मू के महाराजा गुलाब सिंह ने जम्मू और कश्मीर एक बनाया था। उनके लिए डोगरी कविता भी मशहूर है, जिसके बोल कुछ ऐसे थे। एक लड़ी विच देश पिरोया, जम्मू ते कश्मीर कट्ठा होया। फिर दौर आया 1947 का, जब भारत आजाद हुआ और देश की 565 रियासतों को भारत में मर्ज कर दिया गया। उस वक्त जम्मू कश्मीर के राजा हरि सिंह थे। उन्होंने आजादी के वक्त तो नहीं, लेकिन 3 महीने बाद जम्मू कश्मीर का भारत में विलय कर दिया था, 26 अक्टूबर 1947 को। लेकिन तब एक गलती हो गई थी, जिसे ब्लंडर मिस्टेक कहा जाता है, जिसे मैं आगे आपको बताऊंगी। 1947 में जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग बन चुका था। जम्मू और कश्मीर एक तो हो गया था, लेकिन कुछ अलगाववादियों की, आतंकियों की बुरी नजर से कश्मीर को आतंक की आग में झोंक दिया गया था। आर्टिकल 370 की आड़ में आतंकियों ने घाटी में खूब आतंक मचाया। अलगाववादियों ने खूब जहर बोया। जम्मू कश्मीर के स्पेशल स्टेटस का फायदा उठाकर जम्मू कश्मीर के राजनीतिक दल अलगाववादियों से सपोर्ट लेकर चुनावी जीत का फॉर्मूला बनाते थे, जिसका नुकसान जम्मू कश्मीर की आम आवाम को उठाना पड़ता था। कश्मीर आए दिन बंद रहता था। अलगाववादियों ने कश्मीर को और कश्मीर के नेताओं को अपने कब्जे में कर रखा था। कश्मीर के विकास को रोक दिया गया था और यह विकास सिर्फ कुछ ही लोगों तक सीमित रह गया था। राजनीति सिर्फ 2 परिवारों के इर्द गिर्द घूमती नजर आती थी। दोनों ही परिवार
आर्टिकल 370 से कश्मीर को अपनी जागीर समझ बैठे थे। लेकिन फिर दौर बदला, निजाम बदला और तारीख आई। 5 अगस्त 2019 जब प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह के साहसिक निर्णय से जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 को उखाड़ फेंक दिया गया। कुछ पुरानी तस्वीरें आपको याद दिलवा देते हैं, कैसे क्या हुआ था आर्टिकल 370 टूटने पर। फिर आज की सुप्रीम सुनवाई पर बात करेंगे। जम्मू कश्मीर में सियासत गरमा रही थी। बीजेपी ने पीडीपी से समर्थन वापस ले लिया था। पीडीपी, कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस मिलकर सरकार बनाने की सोच रही थी। जम्मू कश्मीर में विपक्षी एक हो चुके थे। आतंक चरम पर था। तभी वक्त ने करवट बदली और नया इतिहास बन गया। जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी, वो हो गया। जम्मू कश्मीर की स्वायत्तता वाले आर्टिकल 370 को संसद में गृह मंत्री अमित शाह ने निरस्त कर दिया। मैं संकल्प प्रस्तुत करता हूं कि ये सदन अनुच्छेद 370(3) के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति द्वारा जारी की जाने वाली निम्नलिखित अधिसूचनाओं की सिफारिश करता है। 370 के सभी खंड लागू नहीं होंगे, सिवाय खंड 1 के नामक तदनुसार पढ़ा जाएगा। जिसके बाद जम्मू कश्मीर के विपक्षी दलों ने खूब शोर मचाया। तिरंगा न थामने की धमकियां दी गई। ये जो साहब मेरे पास सामने बैठे हैं या मैं बैठी हूँ, जो वहां पर हमारी पार्टीज जो वहां नेशनल फ्लैग को लेके खड़े होते हैं, सारे रिस्क के बावजूद हमारे वर्कर्स, इनके भी हजारों की तादाद मारे गए, हमारे भी मारे जाते हैं। तो मैं ये बताने में मुझे कोई गुरेज नहीं है कि उस झंडे को कांधा देने वाला कोई नहीं होगा। लेकिन पीएम मोदी और अमित शाह के नेतृत्व ने मानो इतिहास बदलने की ठानी थी। बिना एक भी कैजुअलिटी के जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 की विदाई कर दी गई और जम्मू कश्मीर को अलगाव की जगड़ से बाहर निकाल दिया गया। लेकिन कुछ लोगों को आर्टिकल 370 हटना रास नहीं आया और वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए और सुप्रीम कोर्ट ने भी ऐतिहासिक फैसला देकर उनके मुंह बंद कर दिए। आपने बदलते हुए कश्मीर की तस्वीर देखी, लेकिन इसके साथ साथ आज हुई सुप्रीम सुनवाई में महत्वपूर्ण क्या रहा, इनसाइड स्टोरी क्या रही, आगे तफसील से आपको उसकी जानकारी दूंगी। 5 अगस्त 2019 को 370 हटाया गया था। इसके साथ ही राज्य को 2 हिस्सों जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बांट दिया गया था। इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में कुल 23 याचिकाएं दाखिल हुई थी। मामले में एक याचिकाकर्ता आईएएस अधिकारी शाह फैजल ने 20 सितंबर 2022 को अपनी याचिका वापस ले ली थी। आज 4 साल 4 महीने और 6 दिन के बाद सुप्रीम कोर्ट ने 370 हटाने को सही ठहराते हुए सुप्रीम मुहर लगा दी। 5 जजेस की संवैधानिक पीठ ने सभी याचिकाओं की एक साथ सुनवाई की, जिसमें सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस बीआर गवाई, जस्टिस सूर्यकांत शामिल रहे। बेंच के सामने लगातार 16 दिन तक चली सुनवाई 5 सितंबर को खत्म हुई थी और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने फैसले को सुरक्षित रख लिया था। आज सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के 96 दिन बाद केस पर फैसला सुनाया, जिसके बाद जम्मू में जश्न का माहौल है तो घाटी में भी शांति है। महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला परेशान हैं कि उनकी राजनीतिक दुकान बंद हो गई। क्या कहना है जम्मू कश्मीर के नेताओं का,
वो भी आप सुनिए। सुप्रीम कोर्ट का आज का फैसला ये एक पड़ाव है, मुश्किल ही सही पर पड़ाव है। ये मंजिल नहीं है हमारी, इसको मंजिल समझने की गलती मत करो। हमारे मुखालफिन चाहते हैं कि हम उम्मीद छोड़ के दिल बर्दाश्ता होके शिकस्त को तस्लीम करें, पर ऐसा नहीं होना है। मेरे भाइयों, मेरे बच्चों, मेरी बहनों, हिम्मत नहीं हारनी है, किसी भी सूरत में नहीं। कोई फैसला अटल नहीं होता, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट का ही क्यों ना हो। हमारे लिए कोई फैसला अटल नहीं। ये एक सियासी लड़ाई है जो पिछले कई दहाइयों से चल रही है। हमारे लोगों ने बहुत कुर्बानियां दी हैं इज्जत नफ्स हासिल करने के लिए। हम इसको अधूरा नहीं छोड़ेंगे, मगर बशर्ते कि हम इकट्ठे हो जाएं। ये सुनकर बहुत निराशा हुई, बहुत अफसोस हुआ। मैं शुरू से ही कह रहा था कि दो अदारे हैं जो इसका फैसला कर सकता है, एक पार्लियामेंट, मरकज़ी सरकार, और दूसरा सुप्रीम कोर्ट। जाहिर है मरकज़ी सरकार करती नहीं, उन्होंने तो आर्टिकल 370 को ख़त्म किया, कानून बनाकर नया। अब ये आखिरी हमारी उम्मीद थी कि सुप्रीम कोर्ट इसमें सुनाई करे और इसका फैसला सुनाए। 3 महीने 4 महीने इस पर बहस हुई पार्लियामेंट के अंदर, और मुख्तलिफ वकला ने अलग अलग पार्टीज़ को और रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों को रिप्रेजेंट किया, और उसके बाद जो आज यूनानिमस फैसला आया, उससे मेरे ख्याल में जम्मू कश्मीर के सभी लोग, चाहे वो कश्मीर के हों या जम्मू सूबा के, वो खुश नहीं है। आज सुप्रीम कोर्ट ने आखिरकार 370 को 35A को जम्मू कश्मीर को 2 हिस्से में तकसीम करना, यूनियन टेरिटरी का दर्जा देना, इन सब मामलों पे अपना फ़ैसला सुनाया। क्या यही फ़ैसले की हम उम्मीद लगाए बैठे थे? बिल्कुल नहीं। ये जो तीनों चेहरे आपने देखे और इनकी जुबान सुनी, जम्मू कश्मीर के ये तीनों पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, लेकिन अभी भी यकीन नहीं कर पा रहे कि आर्टिकल 370 खत्म हो चुका है। और हकीकत यह है कि सिर्फ संसद ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट भी इस बात पर मुहर लगा चुका है कि जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 खत्म करना सरकार का सही फैसला है। दरअसल ये तीनों नेता घाटी में अपनी जमीन खो चुके हैं। अभी भी ये वहां के लोगों को गुमराह कर रहे हैं, लेकिन ज्यादा दिन ये ऐसा कर नहीं पाएंगे। कहते हैं काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। लेकिन पहले आपको ये बता देते हैं कि आखिर कोर्ट रूम में हुआ क्या जब आज 5 जजेस की संवैधानिक पीठ इसको लेकर अपना फैसला सुना रही थी। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5 जजेस की बेंच ने सर्वसम्मति से जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले आर्टिकल 370 को हटाना वैध माना है। चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने फैसला पढ़ते हुए कहा कि इस मुद्दे पर 5 सदस्यीय पीठ ने 3 फैसले लिए हैं। एक फैसला मेरा, जस्टिस गवाई और जस्टिस सूर्यकांत का है, जबकि जस्टिस किशन कौल और जस्टिस संजीव खन्ना ने अपने अलग अलग फैसले दिए हैं। तीनों फैसले अलग अलग हैं, लेकिन तीनों का निष्कर्ष एक ही है। कोर्ट ने कहा कि केंद्र राष्ट्रपति की भूमिका के तहत सरकार की शक्ति का इस्तेमाल कर सकता है और आर्टिकल 370 हटाना गलत नहीं है। इसके बाद सीजेआई चंद्रचूड़ ने सबसे पहले अपना फैसला पढ़ना शुरू किया। सीजेआई ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति की घोषणा की वैधता पर फैसला देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि याचिकाकर्ताओं ने इसे चुनौती नहीं दी है और राष्ट्रपति शासन के दौरान राज्य की ओर से केंद्र द्वारा लिए गए हर फैसले को चुनौती नहीं दी जा सकती है। जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग बना, यह संविधान के अनुच्छेद 1 और 370 से स्पष्ट है। जम्मू कश्मीर के पास देश के अन्य राज्यों से अलग आंतरिक संप्रभुता नहीं है।
संविधान का अनुच्छेद 370 अस्थायी था। राष्ट्रपति के पास इसे रद्द करने की शक्ति अब भी है। जम्मू कश्मीर में युद्ध की स्थिति के कारण आर्टिकल 370 अंतरिम व्यवस्था के तौर पर लागू किया गया था। वहां की संविधान सभा को स्थायी निकाय बनाने का इरादा कभी नहीं था। जब जम्मू कश्मीर की संविधान सभा का अस्तित्व समाप्त हो गया तो जिस विशेष स्थिति के लिए आर्टिकल 370 लागू किया गया था उसका भी अस्तित्व समाप्त हो गया है। इसके बाद जस्टिस संजय किशन कौल का फैसला आया। जस्टिस कौल ने कहा, आर्टिकल 370 का मकसद जम्मू कश्मीर को धीरे धीरे अन्य भारतीय राज्यों के बराबर लाना था। अनुच्छेद 367 के संशोधन को पिछले दरवाजे के रूप में इस्तेमाल करना गलत था। अनुच्छेद 356 लगाया जा सकता है और यह केंद्र या राष्ट्रपति को राज्य विधानमंडल पर गैर विधायी कार्य करने से नहीं रोकता है। इसके अलावा उन्होंने जम्मू कश्मीर में एक आयोग बनाने की जरूरत भी बताई और कहा कि केंद्र सरकार एक आयोग गठित करे जो 1980 से अब तक जम्मू कश्मीर में राज्य या राज्य के बाहर के लोगों द्वारा किए गए मानवाधिकार उल्लंघन की घटनाओं की जांच करेगी और उस पर एक रिपोर्ट तैयार करेगी। इसके बाद जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा, हमारे पास केवल 2 निर्णय हैं। अनुच्छेद 367 में संशोधन करना जो CO 272 के तहत कानून की दृष्टि से गलत था। हालांकि वही उद्देश्य 370(3) द्वारा प्राप्त किया जा सकता था और इस तरीके से CO 273 को वैध माना जाता है। इसीलिए इसे हटाना गलत नहीं है। इस ऐतिहासिक फैसले के बाद पीएम मोदी ने खुशी जताई और गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में इसकी तारीफ की और शाह ने कहा कि जो लोग कहते हैं कि अनुच्छेद 370 स्थायी है वो संविधान और संविधान सभा का अपमान कर रहे हैं। आज का दिन जम्मू कश्मीर और भारत के इतिहास में दृष्टि से भी बहुत सुवर्ण अक्षरों से अंकित होने वाला है, क्योंकि आज ही सर्वोच्च अदालत की संवैधानिक खंडपीठ ने धारा 370 को समाप्त करने का और जम्मू कश्मीर राज्य के पुनर्गठन का विधेयक जो मैं 5 अगस्त 2019 को इस सदन में मोदी जी के लिए गए निर्णय के अनुमोदना में लेकर आया था, वो बिल लाने की मंशा, बिल का संवैधानिक रूप से स्वीकार और पूरी प्रक्रिया को भी माननीय सर्वोच्च अदालत ने संवैधानिक घोषित किया है, सर्वानुमत से। 370 पर सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले के बाद पक्ष और विपक्ष क्या क्या कह रहे हैं ये भी आप सुन लीजिए। तो मेरे नजर में 370 को जो एब्रोगेट किया गया है ये वायलेशन है कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का, और जो एब्रोगेशन, बाइफर्केशन और डाउनग्रेडिंग हुआ है एक स्टेट के यूनियन टेरिटरी का, ये तो बहुत बड़ा धोखा हुआ है जो हमने कश्मीर के अवाम को वादा किया था। मैं पहले भी कहा हूँ, आज भी कह रहा हूँ कि अब ये तो लेजिटिमाइज हो चुका है कोर्ट से, तो कल बीजेपी को कोई नहीं रोक सकेगा चेन्नई, कोलकाता, हैदराबाद और मुंबई को यूटी बनाने के लिए। 5 जुलाई 2019 को मोदी ने जो किया, मोदी जो करते हैं, मोदी की गारंटी है। और अखंड भारत, जो हमारे बटे हुए भारत को अखंड भारत बनाने में बाधक नेहरू ने किया था, आज मोदी की गारंटी ने कोर्ट ने मोहर लगा दी। ऐसी कई आवाजें और हैं जो ये कहती हैं, जो ये पूछती हैं कि इस फैसले के बाद घाटी में बदला क्या है। तो उनके लिए ये जानकारी मैं साझा कर देती हूं कि इस फैसले के बाद घाटी में बदला क्या क्या है, और ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले घाटी में आतंकवाद में कमी आई है।
पत्थरबाजी की घटनाएं खत्म हो चुकी हैं। आए दिन कश्मीर बंद होता था, अब कश्मीर में रोज बाजार गुलजार होते हैं, घाटी गुलजार होती है, रिकॉर्ड टूरिस्ट घाटी पहुंच रहे हैं। इसके अलावा क्या क्या हुआ है यह भी जान लीजिए। जम्मू कश्मीर में 200 स्मार्ट स्कूल बनाए गए हैं, 6 एकलव्य स्कूल बने हैं, 227 जन औषधि केंद्र खोले गए हैं, 7 नए मेडिकल कॉलेजेस खोले गए हैं, 7 एम्स घाटी में बने हैं, 1 IIT, 5 डिग्री कॉलेज, MBBS सीट 100+ बढ़ा दी गई हैं। स्पोर्ट्स प्रोजेक्ट की संख्या 30 है। 151 बार रोजगार मेले का आयोजन हो चुका है और 8000 किलोमीटर की सड़क बनकर तैयार है। LPG योजना से फायदा उठाने वाले लाभार्थियों की संख्या 12,53,000 की है। सेहत बीमा योजना से 82,22,000 लाभार्थी लाभान्वित हुए हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, कश्मीर में और क्या क्या बदलाव आया, खुद गृह मंत्री अमित शाह ने इस बात की जानकारी संसद में दी। और मान्यवर कहते थे क्या फर्क हुआ है। अब्दुल्ला साहब बैठे थे। अब्दुल्ला साहब, आप जब मुख्यमंत्री पद छोड़े तब से लेकर मोदी जी प्रधानमंत्री बने तब तक 19 तक जम्मू कश्मीर में थिएटर नहीं चलते थे। पूरे देश को मालूम ही नहीं है, जम्मू कश्मीर में थिएटर नहीं चलते थे। धारा 370 खत्म होने के बाद 2021 में जम्मू कश्मीर में पहला थिएटर शुरू हुआ। 30 साल के बाद क्या परिवर्तन हुआ है पूछते हैं, इसलिए मैं कह रहा हूं कि यह परिवर्तन हुआ है। श्रीनगर में एक मल्टीप्लेक्स बना, पुलवामा, शोपिया, बारामूला, हंदवाड़ा 4 नए थिएटर खुले, 100 से अधिक फिल्मों की शूटिंग शुरू हो गई। जो फारूक साहब ने अंतिम देखा होगा, बाद में नहीं देखा होगा किसी ने, अब शूटिंग शुरू हो गई है। और लगभग 100 मूवी थिएटरों के लिए बैंक लोन के प्रस्ताव आज बैंक में पेंडिंग। ये मान्यवर इंडिकेटर है, थिएटर खोलने की स्थिति ही नहीं थी। क्यों बंद करने पड़े थे मुझे बताओ ना। ऐसा तो है नहीं कि जम्मू कश्मीर में कोई थिएटर पिक्चर देखना नहीं चाहता है, आराम से देखे जाते थे, मगर बंद करने पड़े थे। मान्यवर लगभग कहते थे कि क्या हुआ था कि 370 खत्म करना पड़ा। 45,000 लोगों की मृत्यु हुई है और मैं मानता हूं ये 45,000 लोगों की मृत्यु की जिम्मेदार ये धारा 370 थी जो नरेंद्र मोदी ने उखाड़ कर फेंक दिया। आज गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम बिल पेश किया। पिछले हफ्ते जम्मू और कश्मीर आरक्षण संशोधन विधेयक 2023 और जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2023 को लोकसभा में पारित किया जा चुका है। आज राज्यसभा में भी यह बिल पारित कर दिया गया। जम्मू कश्मीर विधानसभा में पहले 107 सीटें हुआ करती थी, जो कि अब परिसीमन में बढ़कर 114 हो गई हैं। आपको यह भी बता दें कि कश्मीर में 2 सीटें कश्मीर विस्थापितों के लिए रिजर्व होंगी। 1 सीट पीओके के विस्थापित व्यक्तियों के लिए दी जाएगी, इसमें से एक महिला होना जरूरी है। 9 सीटें एसटी के लिए आरक्षित की गई हैं, एससी के लिए भी सीटों का आरक्षण किया गया है। परिसीमन आयोग की सिफारिश के पहले जम्मू में पहले 37 सीटें थीं, जिसे अब 43 कर दिया गया है। कश्मीर में पहले 46 सीटें थीं, अब 47 हुई हैं। पीओके की 24 सीटें अभी भी रिजर्व रखी हैं, क्योंकि वो हिस्सा भी भारत का है। पहले 2 नामांकित सदस्य हुआ करते थे, अब 5 सदस्य होंगे। कश्मीर के कानून के हिसाब से 2 महिलाओं को राज्यपाल द्वारा मनोनीत किया जाता है। धारा 15 के अनुसार इसे किया जाता है और इसमें कश्मीरी प्रवासियों में 2, जिसमें 1 महिला और पीओके से 1 नामांकन किया जाएगा। कश्मीर में बीजेपी के इस कदम से 2024 की तैयारियों की झलक भी नजर आती है। लोकसभा में जम्मू कश्मीर पर कांग्रेस समेत
विपक्षी दलों के हमलों का जवाब देते हुए अमित शाह ने विपक्ष पर ताबड़तोड़ हमले किए हैं और यह कहा कि कश्मीर में 45,000 लोगों की मौत का जिम्मेदार आर्टिकल 370 था, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उखाड़ फेंका। आज राज्यसभा में भी अमित शाह खूब गरजे और कांग्रेस पर निशाना साधा। अमित शाह ने कहा कि सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा कश्मीर का इतिहास। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक और आरक्षण संशोधन विधेयक पर बोलते हुए गृहमंत्री अमित शाह ने पहले पीएम पंडित जवाहरलाल नेहरू का आज फिर से जिक्र किया और विपक्ष पर क्या क्या हमले किए अमित शाह ने, आपको वो भी सुनने चाहिए। आज का दिन जम्मू कश्मीर और भारत के इतिहास में अलग दृष्टि से भी बहुत सुवर्ण अक्षरों से अंकित होने वाला है, क्योंकि आज ही सर्वोच्च अदालत की संवैधानिक खंडपीठ ने धारा 370 को समाप्त करने का और जम्मू कश्मीर राज्य के पुनर्गठन का विधेयक, जो मैं 5 अगस्त 2019 को इस सदन में मोदी जी के लिए गए निर्णय के अनुमोदना में लेकर आया था, वो बिल लाने की मंशा, बिल का संवैधानिक रूप से स्वीकार और पूरी प्रक्रिया को भी माननीय सर्वोच्च अदालत ने संवैधानिक घोषित किया है, सर्वानुमत से किया। मान्यवर, बहुत सारे सवाल परसों तक उठाए गए। परसों भी लोकसभा में कहा गया कि ये बिल अभी लंबित है, क्यों जल्दबाजी में ला रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट न्याय करेगी, आपको राह देखनी चाहिए। मान्यवर, ये सारे स्टैंड जो थे वो न्याय के लिए नहीं थे। नरेंद्र मोदी जी ने जो निर्णय किया था वो निर्णय को लंबित करने के लिए थे, उस इरादे से किए गए। मान्यवर, आज निर्णय कर लिया सुप्रीम कोर्ट ने और ढेर सारी चीजों को जो भारतीय जनता पार्टी 1950 से बताती थी और कांग्रेस, विपक्ष और विशेषकर कम्युनिस्ट भाइयों का हमेशा से हम पर आरोप था कि राजनीतिक बातें आप कर रहे हो, ये सारी चीजों को आज सर्वोच्च अदालत ने अमली जामा पहना दिया। न्यायालय ने माना कि जम्मू कश्मीर के पास कभी भी आंतरिक संप्रभुता नहीं थी, जो हमारा कहना था। उन्होंने कहा कि भारत के साथ ट्रीटी के कारण भारतीय संविधान के बाहर राज्य को कोई आंतरिक संप्रभुता नहीं मिलती है, इस बात को सुना। मान्यवर, न्यायालय ने माना कि अनुच्छेद 370 एक अस्थायी प्रावधान था, इसमें कोई शंका कुशंका नहीं है, ये संवैधानिक सत्य है कि धारा 370 अस्थायी समाधान। अब ये कुछ लोगों को पसंद नहीं आता है और जो नेहरू जी के विचारों के, नेहरू जी के कामों के बड़े प्रशंसक है और अनुयायी है, उनको भी पसंद नहीं आता है जो हम कहते हैं। मगर मैं उनको बड़ी विनम्रता से पूछना चाहता हूं, अगर धारा 370 इतनी ही न्यायिक थी, इतनी ही जरूरतमंद थी, तो इसके सामने एक ही आर्टिकल है मान्यवर, जिसके सामने टेम्पररी शब्द का उपयोग किया गया, वो स्वयं नेहरू जी ने क्यों किया होगा? जो लोग कहते हैं कि धारा 370 परमानेंट है, वो संविधान सभा की मंशा का अपमान कर रहे हैं, संविधान का अपमान कर रहे हैं। मान्यवर, आज सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि इसका मतलब यह है, ये जो कहा धारा 370 अस्थायी प्रावधान था, इसका मतलब यह है कि ये दावा याचिकाकर्ता का 370 को कभी हटाया ही नहीं जा सकता। वो दावा सिरे से सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है कि संविधान को और देश के
संसद के सदनों को पूरा अधिकार है धारा 370 हटाने। राज्यसभा में अपने भाषण के दौरान शाह ने कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी दलों पर हमला करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को विपक्ष की बड़ी हार। शाह ने कहा कि जम्मू कश्मीर में 3 परिवारों ने अनुच्छेद 370 के प्रावधानों के तहत सत्ता का आनंद लिया। 75 वर्षों तक लोगों को सभी अधिकारों से वंचित रखा। मान्यवर न्यायालय ने यह भी माना कि राज्यपाल शासन और राष्ट्रपति शासन की जो उद्घोषणाएं हुई, इस पर भी ढेर सारे सवाल उठा गए कि राष्ट्रपति शासन गलत तरीके से लगाया गया, राज्यपाल शासन गलत तरीके से लगाया गया। इन्होंने भी, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी माना कि राज्यपाल शासन और राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणाओं को चुनौती देना ठीक नहीं है, ये पूर्ण रूप से संवैधानिक प्रक्रिया के तहत। मान्यवर अनुच्छेद 370(3) में जो प्रावधान है वो संविधान सभा ने ही तय किया है। जब टेम्पररी इस प्रोविजन को किया गया तब सवाल हुआ है कि टेम्पररी है तो हटेगा कैसे। तो धारा 373 के अंदर एक प्रावधान डाला गया कि सीओ से राष्ट्रपति महोदय धारा 370 में सुधार भी कर सकते हैं, इस पर रोक भी लगा सकते हैं और पूर्णतया संविधान के बाहर भी कर सकते हैं। राष्ट्रपति का जो आदेश था, तत्कालीन राष्ट्रपति का 5 अगस्त 2019 का आदेश सीओ था, इसके माध्यम से राष्ट्रपति जी को पूर्ण अधिकार है अनुच्छेद 370 का संचालन बंद करने का। ये भी आज सुप्रीम कोर्ट ने सर्वानुमत से होल्ड कर दिया है, उसको उस पर मोहर लगाई। इस आधार पर याचिकाकर्ता ने एक तर्क दिया था। याचिकाकर्ता कौन है वो तो सभी लोग जानते ही हैं, सभी लोग जानते हैं, मैं कोई नाम देना नहीं चाहता। नहीं, नाम देकर क्या करेंगे, यही बोले ही है वो, तो इसमें कोई एक्सपोज करने जैसी बात नहीं। मान्यवर 370 के तहत कोई भी घोषणा करने के पहले जम्मू कश्मीर की संविधान सभा का परमिशन जरूरी है, अनुमोदना जरूरी है, ये उनका क्लेम था। और उसको क्लेम को एक्सटेंड करते हुए आगे ले गए, क्योंकि अब तो जम्मू कश्मीर में संविधान सभा है ही नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जम्मू कश्मीर की संविधान सभा के परमिशन के बगैर धारा 370(3) के तहत कोई एक्शन नहीं लिया जा सकता और संविधान सभा समाप्त हो गई है, इसलिए धारा 370 परमानेंट हो गया। मान्यवर ऐसा आर्गुमेंट मैंने मेरे जीवन में भी, मेरे 5 धाराशास्त्रियों को पूछा कि मेरी समझ में कोई गड़बड़ है या ये डिमांड कोई गड़बड़ है, कि डिमांड तो गड़बड़ है ही है, ये आर्ग्यू कर रहे हैं उनकी समझ में भी बड़ा प्रॉब्लम है। मान्यवर आज सुप्रीम कोर्ट ने तय कर दिया कि जम्मू कश्मीर की संविधान सभा समाप्त होने से धारा 370(3) समाप्त नहीं हो जाता है, धारा 370(3) यथावत रहता है। मान्यवर न्यायालय ने यह भी माना कि धारा 370 के तहत मिली हुई शक्ति का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति महोदय एक तरफा सूचना जारी कर सकते हैं, जिसको संसद के दोनों सदनों का सादे बहुमत से अनुमोदन चाहिए। ये भी आज सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया। जो कहते थे कि राष्ट्रपति महोदय का सीओ ठीक नहीं है, आज उसका भी जवाब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया है।